Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah, and in today's video we are going to discuss about the structure of male gamete, that is the sperm cell. So let us begin with our discussion about the sperm cell. So now we are going to represent the structure of sperm cell, and with the diagram मैं आपको labeling and description भी simultaneously दे दूंगा. So what you can do is आप लोग left page पे पूरा structure of sperm cell and उसका पूरा description note down करें, and right page पे you can make the diagram of structure of female gamete जो हम लोग next video में cover करेंगे. So you can maintain that pattern of left and right page. तो first हम लोग diagrammatically represent कर देंगे structure of sperm cell को. So आप लोग भी मेरे साथ diagram बनाते जाए. नाउ डायग्राम बनाना ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, एंड जो सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको डायग्राम बनाना है सो दैट आप लोग उसके फीचर्स को अच्छे से मेमोराइज कर सके. सो व्हेन वी ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल वी ऑब्जर्व 4 डिफरेंट पार्ट्स. तो हम लोग 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे इन द स्पर्म सेल स्ट्रक्चर, एंड वो 4 पार्ट्स को हम लोग अभी डिस्क्राइब भी करेंगे. सो दिस आर द 4 पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट. नाउ ये जो 4 पार्ट्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू दिस पार्ट, सो देयर आर 4 पार्ट्स. तो उसके कुछ डिमार्केशंस कर देते. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फिर दिस इज द स्मॉल सेक्शन, दिस इज द सेकेंड पार्ट, थर्ड इज दिस पोर्शन, एंड फाइनली यहाँ से लेके एंड तक, यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक एंड तक. सो देयर आर 4 पार्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल. जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बोल देते हैं एज द हेड ऑफ द स्पर्म. सो दिस इज द एंटायर हेड रीजन विच इज एक्सटेंडिंग. देन द नेक्स्ट पोर्शन इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, दैट इज द नेक रीजन, एंड दिस थर्ड मिडल पार्ट इज नोन एज द मिडल पीस. So head, neck, middle piece, and final is the tail region. So when you describe the answer, आप लोग को 4 पार्ट्स में लेबल करना है, मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है. A head, B neck, C middle piece, and D tail. So these are the 4 parts of the male gamete, the sperm cell. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी मैंने आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आफ्टर मियोसिस 2 मैच्योर स्पर्म सेल नहीं बनता. आप लोग को याद होगा उसमें स्पर्मेटिड बनता है, और वो स्पर्मेटिड जो होता है इट इज नॉन मोटाइल, और उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद फाइनली अ मैच्योर स्पर्म सेल इज फॉर्म्ड, एंड दैट मैच्योर स्पर्म सेल इज मैच्योर स्पर्मेटोजोवन. तो मैच्योर स्पर्मेटोजोवन का फॉर्मेशन होगा. स्पर्मेटोजोआ प्लूरल है ना. तो स्पर्मेटोजोवन ZOON भी काफी बार स्पेलिंग होता है जोन, सिंस इट इज मोटाइल, इट हैज प्रेजेंस ऑफ टेल, जिसकी वजह से वो मोटिलिटी उसमें होगा. सो ये स्पर्मेटिड से ये जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हुआ है वो कैसे हुआ है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन हो रहा है. तो डिफरेंशिएशन कहां कहां पे होगा, हेड रीजन में होगा, नेक में होगा, मिडल पीस में होगा, टेल में होगा, और वैसे फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो आपको जो भी अभी पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूं वो आप लोग को याद रखना, ये सब डिफरेंशिएशन के फीचर्स है. तो आपको कोई एमसीक्यू में स्टेटमेंट भी आएगा, you have to consider that. Now head region में हम लोग को 2 स्ट्रक्चर को मेनली लेबल करना है और उसको समझना है. उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, और कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है दैट कंट्रोलिंग सेंटर इज नथिंग बट द न्यूक्लियस. तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, एंड दूसरा एक स्ट्रक्चर जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द, इट्स अ सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज द एक्रोसोम, दैट इज नोन एज द एक्रोसोम. सो आप लोग को याद रखना है कि स्पर्म सेल के हेड में 2 मेजर स्ट्रक्चर्स है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है. नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व फ्यूचर डॉक्टर्स, एक्रोसोम जो है इट इज कवर्ड बाय दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म. सो दिस एक्रोसोम इज एक्टिंग एज अ एक्रोसोमिक कैप, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है. तो उसके साथ एक्रोसोम का जो मेम्ब्रेन है एंड जो सेल मेम्ब्रेन है उसको टुगेदर इट इज कॉल्ड एज गेलिया कैपिटस.
It is known as Galea capitis. So Galea capitis is nothing but the acrosome and the sperm cell का cell membrane. So that is entire covering is known as Galea capitis. Okay. Now acrosome जो है उसके बारे में आप लोग को याद रखना है कि acrosome of the sperm is actually derived from Golgi bodies. So जो Golgi apparatus होगा वो Golgi bodies से it has been derived. So basically क्या हुआ, spermatid में जो Golgi bodies होगा उसने differentiate करके क्या बनाया है, acrosome. It is very important to understand. और zoma का मतलब है body, acro मतलब away, तो it is away, एकदम टिप पे प्रेजेंट है, तो इट इज एन एक्रोजोम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज. नाउ ये एक्रोजोम का मेजर फंक्शन क्या होता है? दिस एक्रोजोम मेनली हैज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इसके पास होगा दैट इज नोन एज यालुरोनिडेज. द फर्स्ट मेजर एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इज यालुरोनिडेज, जो डाइजेस्ट किसको करेगा, यालुरोनिक एसिड विच इज ग्लूइंग, जो ग्लू की तरह काम करता है फॉर द कोरोना रेडियाटा सेल्स. तो ओवम में जो कोरोना रेडियाटा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए यालुरोनिडेज एंजाइम हैज बीन सिक्रेटेड बाय एक्रोसोम. दूसरा, इट आल्सो सिक्रीट्स सर्टेन कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम. सो हियर दिस कोरोना is we are representing the कोरोना रेडियाटा, और कोई कोरोना का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे. कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कोरोना रेडियाटा के फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करेगा. एंड द थर्ड एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज जोनालाइसिन. जोनालाइसिन या उसको एक्रोसिन भी बोला गया है. सो दिस आर दी सर्टेन एंजाइम. जो जोनालाइसिन है वो जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम को डाइजेस्ट करेगा. सो बेसिकली दिस आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इन जनरल ये सब प्रोटीएज टाइप के एंजाइम्स है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, क्योंकि जोनालाइसिन जो है जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर रहा है. इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन. सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है. यालुरोनिडेज, यालुरोनिक एसिड जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, एंड फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं उसको भी डाइजेस्ट किया जा रहा है. सो द ऑल डाइजेशन एक्टिविटीज इज बिकॉज ऑफ द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म. तो ये डिफरेंशिएशन में डेवलप हुआ है. फिर आते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में. नाउ न्यूक्लियस जो होगा, सिंस इट्स अ मेल गैमेट एंड न्यूक्लियस जो होगा ऑफ दिस स्पर्म सेल, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्लॉइड. तो इट्स अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ओके, बिकॉज द सेल इटसेल्फ इज हैप्लॉइड. सो न्यूक्लियस में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसमें क्रोमोसोम्स हो सकते हैं 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम या फिर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम. सो 22 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कौन से होंगे, ऑटोसोम्स, एंड 1 एक्स क्रोमोसोम दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम, तो 23 हो गए. या फिर 22 एंड वाई, मतलब मेल गैमेट स्पर्म सेल आप लोगों को पता है कि दो टाइप के बन सकते हैं, या तो विद एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग, एंड जो भी फ्यूज करेगा अकॉर्डिंगली दैट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. अगर वाई फ्यूज करता है तो सन का डेवलपमेंट होगा, एक्स फ्यूज करता है तो डॉटर का डेवलपमेंट होगा. अकॉर्डिंगली दो टाइप के गैमेट्स जो है वो फॉर्मेशन होता है. इसीलिए ह्यूमन मेल्स आर नोन एज हेटेरोगैमेटिक, क्योंकि दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं. ओके, नाउ न्यूक्लियस जो है उसमें आप लोग को याद रखना है, इट हैज न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, इट हैज डेंस क्रोमैटिन नेटवर्क, डेंस क्रोमोसोम्स का प्रेजेंस होगा, डेंस क्रोमैटिन. तो इसमें मेजर जो है वो बस क्रोमोसोम का प्रेजेंस है, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह भी नहीं है. इवन न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन द स्पर्म सेल. नाउ हेड का पार्ट डिस्कस हो गया. अभी नेक के पार्ट में हम लोग को दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. ये थोड़ा न्यूक्लियस को मैं एनलार्ज कर लेता हूं, और इस न्यूक्लियस के उधर देयर इज अ डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऐसा दिखा देता हूं मैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इन द नेक रीजन, ये डिप्रेशन में प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रियोल, एंड दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वो ऐसा होता है. नाउ वी नो दैट सेंट्रियोल्स जो होते हैं दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. ओके, दे आर एट राइट एंगल्स. तो एक सेंट्रियोल इस डायरेक्शन में बना है और एक सेंट्रियोल ऐसा बना है. जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है उसको हम लोग बोल लेते हैं एज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड जो नीचे वाला है उसको हम लोग बोल देंगे एज द डिस्टल सेंट्रियोल. नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्पर्म से किस एंगल में अरेंज्ड है. तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऐसा है, सो लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्पर्म से इट इज परपेंडिकुलर, whereas distal centriole जो है वो ऐसा है, and it is parallel to the long axis of the sperm. Overall proximal and distal तो right angles पे ही है. So ये proximal centriole, ये distal centriole का presence हो गया.
नाउ दोनों सेंट्रियोल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज इट प्लेज रोल इन क्लीवेज. हम लोग जाइगोट बनने के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा, जाइगोट होगा, उसमें इमीडिएटली क्लीवेज डिवीजन शुरू होते हैं. क्लीवेज मतलब बहुत ही रैपिड माइटोटिक डिविजन होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे. सो क्लीवेज करने के लिए ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम और जाइगोट कौन हेल्प करता है? स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. सो इट प्लेज रोल इन क्लीवेज ऑफ जाइगोट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कि क्लीवेज इंड्यूस करने के लिए वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसका मेजर काम होगा इट प्रोड्यूसेस एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट मतलब एक्सोनीम का फॉर्मेशन होगा, और वो एक्सोनीम जो होगा, वो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर ऐसा पूरा पास होगा थ्रू द मिडल पीस, एंड वो एक्सोनीम पूरा टेल तक जाएगा. सो ये एक्सियल फिलामेंट जो बना है ये डेवलप क्या कर रहा है? तो इट प्रोड्यूसेस एक्सियल फिलामेंट एंड दैट रिजल्ट्स इन द एंटायर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला. तो डिस्टल सेंट्रियोल ने डिफरेंशिएशन करके एक्सियल फिलामेंट बनाए जो टेल में फ्लैजेला का फॉर्मेशन करेगा. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला. और फ्लैजेला का ओरिएंटेशन हम लोग को पता है. सीलिया फ्लैजेला जो होते हैं, मैंने सेल चैप्टर में भी डिस्कस किया है, 9+2 एरे होता है उनका. There is 9+2 array of the flagella. 9 जो होते हैं पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. तो वो डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं. इट इज ट्रैवर्सिंग थ्रू आउट अप टू द टेल. फिर तो ये नेक का हो गया प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. अभी आते हैं मिडल पीस पे. मिडल पीस में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी पावर हाउसेस. यस, पावर हाउसेस क्या होते हैं आप लोग को पता है. तो ये जो पावर हाउसेस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर नथिंग बट दी माइटोकॉन्ड्रियाज. और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए ऑक्सीडेशन होगा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? फ्रक्टोज, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन द समाइनल वेसिकल्स के फ्लूइड में. सो सीमन कंटेन्स फ्रक्टोज. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा. सो ये जो स्ट्रक्चर है इन द मिडल पीस, दिस आर माइटोकॉन्ड्रिया बट दे आर एक्चुअली स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. सो टू रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का दैट इज स्पाइरल अरेंजमेंट. ओके, देयर आर 10 to 14 स्पाइरल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो पूरा ऐसा स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया. हम लोग तो 2 डायमेंशनल में दिखा रहे, बट ऐसा पूरा स्पाइरल अरेंजमेंट है. एंड दिस स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज नेबर्नकर्न एज वेल. It is known as Nebernkern. Nebernkern is the name of the scientist जिन्होंने डिस्कवर किया था. इसके लिए हम लोग ये Nebernkern टर्मिनोलॉजी यूज करें. तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज Nebernkern. Now what happens is, ये जो डिस्टल हाफ ऑफ न्यूक्लियस है उधर से यहां तक ऑफ द मिडल पीस, डिस्टल हाफ से न्यूक्लियस तक यहां तक, इट इज सेड दैट एक ट्रांजिटरी मेम्ब्रेन होता है. दैट ट्रांजिटरी मेम्ब्रेन इज नोन एज मैनशीट. सो मैनशीट इज नथिंग बट अ ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी मेम्ब्रेन होता है जो एक तरह का स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर होता है जो डिस्टल हाफ ऑफ द न्यूक्लियस से मिडल पीस तक आता है. एंड सम बुक्स आल्सो से दैट इट इज नथिंग बट अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. सो देयर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि ओवरऑल इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इतना पूरा एनलार्ज्ड है, तो स्पर्म में साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में रह गया. यहाँ पे भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है. तो थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर ट्रांजिटरी मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज मैनशीट. नाउ मिडल पीस एंड टेल के जंक्शन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर, अ फाइब्रस स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग बोल लेते हैं एज द रिंग सेंट्रियोल. It is known as ring centriole. Future doctors do not confuse this with the proximal and distal centriole. इनका रोल मेनली अलग तरह से, जैसे proximal centriole ये क्लीवेज में स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करेगा. डिस्टल सेंट्रियोल एक तरह का बेजल बॉडी है जिसने फ्लैजेला का पार्ट प्रोड्यूस किया है. ये रिंग सेंट्रियोल जो है ये कुछ बुक्स बोलते हैं कि इनका फंक्शंस अभी तक अननोन है, मतलब इनका अभी भी रिसर्च चालू है. एंड कुछ बुक्स में रिंग सेंट्रियोल बोलता है कि ये मिडल पीस में जो स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रखता है, स्टेबलाइज करता है. तो वो उसको इंटैक्ट रखेगा, उसका डिस्टली ऐसा पास नहीं होगा. वो रोल रिंग सेंट्रियोल का है. तो इट कीप्स देम इंटैक्ट द मिडल पीस स्ट्रक्चर. दिस रिंग सेंट्रियोल इज आल्सो नोन एज जेन्सेन्स रिंग. You have to remember it is also known as Jensen's ring.
रिंग सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट, जो हम लोग को नहीं इतना डिटेल में जाना है, बट मिडल पीस एंड टेल के जंक्शन पे रिंग सेंट्रियोल और जेंसेंस रिंग इज प्रेजेंट। फिर आते हैं टेल में। नाउ टेल जो है उसमें कंप्लीटली देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस एंटायर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्लैजेला। सो यहाँ पे फ्लैजेला का प्रेजेंस है, और टू मेंशन दैट ये फ्लैजेला जो है उसके अराउंड थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। तो ये टेल का इतना जो पूरा पार्ट है, दिस एंटायर सेगमेंट अप टू दिस पार्ट, ओके, यहाँ ये एंड तक, यहां से लेके पूरा एंड तक, उसको बुलाया जाता है मेन पीस। इट इज नोन एज मेन पीस ऑफ द टेल। बट उसके बाद भी फ्लैजेला आगे एक्सटेंड होता है। तो ये पार्ट पे यू कैन ऑब्जर्व फ्यूचर डॉक्टर्स के सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एंड पीस ऑफ द टेल। End piece of the tail, which is nothing but the flagella which is extending, but it is the naked part. It is the naked flagella. But यही end piece या naked flagella since cell membrane वगैरह नहीं है, वो propulsion movement देगा. So sperm cell propels because of this end piece. तो end piece का भी important role है, और main piece जो है उसमें तो flagella का पूरा structure है ही, और ये provide करेगा whirling and lashing movements of the sperm cell. Whirling एंड लैशिंग मूवमेंट्स, मतलब लोकोमोशन में ये हेल्प करने वाला है। टेल जो है आप लोग देख सकते हैं, इट इज लॉन्ग, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब टेपरिंग, एंड थिन, लॉन्ग, स्लेंडर एंड थिन, और उसका मेन पीस है एंड एंड पीस है। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जो हेड पार्ट है, जो फ्लैट एंड ओवल है, उसका डायमेंशन जो है हेड का, इट इज अराउंड 5 माइक्रॉन्स, 5 म्यूमीटर, 5 माइक्रॉन्स, इट इज द लेंथ ऑफ द हेड पार्ट। एंड टेल जो है उसका डायमेंशन है अराउंड 50 माइक्रॉन। सो फ्यूचर डॉक्टर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि हेड एंड टेल का अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाता है, सो टेल इज 10 टाइम्स लॉन्गर एज कंपेयर टू द हेड पार्ट। ओके, जो नेक पार्ट है उसका डायमेंशन बहुत ही कम है, 0.03 माइक्रॉन्स है, एंड ओवरऑल जो मिडल पीस है इट इज अराउंड 5 माइक्रॉन्स, वो भी 5 to 6 माइक्रॉन्स है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्पर्म सेल का लेंथ जो होगा दैट इज अराउंड 60 माइक्रॉन। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देना चाहता हूं, तो की पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते। कुछ की पॉइंट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यस, तो ये की पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पर्म सेल। एक तो हम लोग मेंशन कर रहे हैं जो स्पर्म सेल का साइज है, दैट साइज इज अराउंड 60 माइक्रॉन्स। 60 माइक्रॉन्स इज द लेंथ ऑफ द स्पर्म सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि इसका वायबिलिटी कितना होगा, मतलब स्पर्म सेल विल बी अलाइव फॉर अराउंड 24 to 48 hours. So remember this important viability, 24 to 48 hours is the viability. But इसका major fertilizing capacity जो होगा, fertilizing capacity is around 12 hours. मतलब उसमें vigorous movements होंगे और वो fusion कर पाएगा with the female gamete, तो वो 12 hours के अंदर ही हो जाना चाहिए। But viability it will stay alive for 24 to 48 hours. And उसका मोटिलिटी जो है, द मोटिलिटी रेट इज अराउंड 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में उसका इतना मोटिलिटी रेट है। सो अगर मोटिलिटी कम होगा वो भी रिड्यूस कर देगा फर्टिलाइजेशन के चांसेस को, तो मोटिलिटी हैज टू बी मेंटेन, और उसके लिए फ्लैजेला जरूरी है, पावर हाउसेस जरूरी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोग ने स्पर्म सेल के रेफरेंस में डिस्कस किया। बाकी तो सीमन का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वो सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस कर लिया था कि क्या क्वांटिटी ऑफ स्पर्म सेल्स होंगे एंड सो ऑन। तो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियोस जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फीमेल गैमेट। दैट्स ऑल फ्रॉम डिपेनिज्म।